नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपी टेट सीडीपी यानी कि बाल विकास के विषय में पढ़ रहे थे। देखिए ये यूपी टेट का बाल विकास पूरा आपको सीटेट में आ जाएगा। बस अंतर ये है कि यूपी टेट का बाल विकास का जो सिलेबस है थोड़ा ब्रॉड है और सीटेट का थोड़ा शॉर्ट है। तो ठीक है, तो दोनों पढ़ के आपका दोनों में काम हो जाएगा एक ही वीडियो से। चलिए हम समझते हैं। देखिए पिछले वीडियो हम लोगों ने समावेशी शिक्षा संबंधित टॉपिक को देखा, हमने निर्देशन एवं परामर्श को देखा। अब हम ये देखते हैं, देखिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उनको पढ़ाई कैसे की जाए, कैसे उनको समझाया जाए अथवा कैसे शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए परामर्श हेतु कुछ विभाग या संस्थान बनाए गए हैं जिसके विषय हमें थोड़ा सा समझना है। हमारा अगला टॉपिक है परामर्श हेतु विभाग या संस्थाएं, यानी कि अब हमें उन्हें पढ़ना है, ऐसे विभाग या ऐसे संस्थाओं के विषय में जानना है जो किसी न किसी रूप से शिक्षक को या बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे स्किल डेवलप की जाए, कैसे टीचिंग मेथड को इम्प्रूव किया जाए, इसको बढ़ाने के लिए या इसको बताने के लिए कुछ विभाग बनाए गए हैं। उनको हम डिस्कस करते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। पूरा सिलेबस वाइज है, आप मैच कराएंगे तो पूरा पूरा मैच करेगा। तो सिलेबस वाइज डिक्टो एक पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे और हर चीज को हम समझेंगे। देखिए हम बात करें पहला, तो पहला जो हमारा है वो है मनोविज्ञान शाला। मनोविज्ञान शाला। अब आप कहेंगे कि कौन सी मनोविज्ञान शाला, कहाँ की मनोविज्ञान शाला? क्योंकि मनोविज्ञान शाला तो पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट उत्तर प्रदेश, तो हमारे यूपी की जो मनोविज्ञान शाला है वो कहाँ है? प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में है मनोविज्ञान शाला। अब इसमें क्या होता है इसको हमें समझना है। देखिए मनोविज्ञान शाला में सबसे पहली चीज मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो भी वहां पे शिक्षाविद बैठे हैं वो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं समय समय पे, और ये देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सी शिक्षण व्यवस्था में लागू करनी चाहिए, कैसे पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए, किस प्रकार के शिक्षकों का चयन करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है, इनका पूरा पूरा उद्देश्य रहता है कि शिक्षण विधि हो, पाठ्य पुस्तक हो, पढ़ाने के तरीके हो, शिक्षण कौशल हो, शिक्षण विधियां हो, इनमें हम कैसे संशोधन करें, कितना आसान कर दे कि बच्चे सीख जाएं। और ये केंद्र कहाँ है? मनोविज्ञान शाला। उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला कहाँ है? आप बता देंगे इलाहाबाद में या प्रयागराज में। क्लियर? इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है मनोविज्ञान का अध्ययन करना। मनोविज्ञान मीन्स दूसरे की भावनाओं को समझना, उसका अध्ययन करना, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके। ओके, ये पहला विभाग हुआ। जब आप अध्ययन कर रहे हैं तभी तो आप परामर्श दे पाएंगे। दूसरा आता है आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या कार्य है। पहली चीज, इसका भी सेम वही कार्य है जो मनोविज्ञान शाला का है, प्रयागराज वाला। इसमें क्या है कि देखिए मंडलीय मनोविज्ञान शाला का तात्पर्य ये है कि मंडल में जैसे हमारा होता नहीं कि जिला के लिए जो नियम आए, फिर विकास खंडों में आए, फिर गांव में आए, वैसे ही मंडल में, एक मंडल में कौन सी शिक्षा पढ़ाई लागू होगी, किस किस विषयों पे काम किया जाएगा, किस किस विषयों पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, कौन कौन सा पॉइंट हमारा कमजोर है, बच्चों का विकास किस क्षेत्र में कम हो रहा है, इसको ध्यान देके आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि अगर 18 मंडल हैं, 20 मंडल हैं, जितने मंडल हैं, सभी मंडलों में जरूरी ये तो नहीं है कि सभी मंडल एक साथ विकसित हो सकता है किसी में ज्यादा हो रहा हो, किसी में कम हो रहा। तो मंडल एक दूसरे से सहायता लेकर के अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारते हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बाकी इसका भी वही कार्य है जो कार्य सेम आपका प्रयागराज वाला है। ठीक है, तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की बात कहा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल जितने मंडल हैं उस पर फोकस नहीं करना है। टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में 10 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है। कितने? 10। 10 का नाम याद रखिएगा ताकि आपसे भूले ना। देखिए अल्फाबेट से याद करिएगा तब आपको आराम से याद हो जाएगा। पहला ए फॉर आगरा में है, फिर ए से ही दूसरा अयोध्या में है, फिर आ जाइए बी से
बी से बरेली में है, सी डी ई से कुछ नहीं है, एफ से नहीं है, जी से है गोरखपुर में, गोरखपुर में। फिर देखिए एच आई जे, जे से आपका है झांसी में, कहाँ है, झांसी में। के से आपका है कानपुर में, और एल से आपका है लखनऊ में। अब देखिए जरा काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। आई जे के एल, एल के बाद आइए एम, एम से आपका है मेरठ में, और एम से आपका है मुरादाबाद में, मुरादाबाद में। अब बचा एक, वो हमारा है वाराणसी में। देखिए अगर आप अल्फाबेटिकल याद करेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। क्लियर? इतनी ही 10 मनोविज्ञान मंडलीय शाखाएं हैं जो बच्चों की किसी न किसी रूप से हर क्षेत्र में हेल्प करती हैं। क्लियर हो गया? 10 आपको याद रहना चाहिए क्योंकि नाम देके पूछता है। क्लियर हुआ? आगे तीसरे विभाग या संस्थान की बात करें तो ये होता है जिला चिकित्सालय। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? भाई जिला चिकित्सालय भरा पढ़ाई लिखाई में क्या हेल्प करेगा? क्यों नहीं हेल्प करेगा? अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कोई रोग है, या बाल रोग है, या बच्चा दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, तो उसको एक डॉक्टर ही सलाह देगा ना। तो इसीलिए प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय बनाए गए हैं जहां पर निःशुल्क आपको दवाई मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगा, और जिस प्रकार की ट्रीटमेंट आपको चाहिए उसी प्रकार की वो ट्रीटमेंट देंगे, ताकि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा की धारा से छूट ना जाए। तो समझ आया आपको? जैसे एक बच्चा अगर मान लीजिए आंशिक दृष्टिबाधित का शिकार है, तो वहां जाएगा, उसको चश्मा लग जाएगा, लेंस लग जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएगा। तो परामर्श हेतु जो विभाग, तीसरा विभाग है, वो क्या है? जिला चिकित्सालय। क्लियर? अगला, इससे सबके सब परिचित होंगे, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखिए इससे तो प्रत्येक टीचर या जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिला शिक्षा एवं समझ लीजिएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डाइट, DIET, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब देखिए डाइट का क्या काम है, इसको हिंदी में डाइट बोलते हैं, डाइट। ये तो सब जानते हैं डाइट क्या होता है। अभी जनरली हम कहें डाइट क्या होता है तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है, ऐसी जगह जहां पे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं फिर शिक्षक बनते हैं, है ना। यही आता है कि जहां बच्चे ट्रेनिंग करते हैं शिक्षक बनते हैं, ठीक है। लेकिन डाइट का केवल इतना ही काम नहीं होता, डाइट के और सारे भी काम होते हैं। डाइट के एक एक चीज को हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें डाइट में कुल 48 पद बताए जाते हैं। कितने पद? 48। अब कहीं कहीं किताब में लिखा है 43 से 45, कहीं कहीं लिखा है 25 मुख्य होते हैं, बाकी लगभग 18 जो होते हैं वो गैर गैर विभागीय, जैसे कि चपरासी वगैरह होते हैं। तो ये एकेडमिक वाले होते हैं और ये गैर एकेडमिक, मतलब पढ़ाने लिखाने वाले नहीं, एक तरह से हेल्पर। तो कुल मिला के आप ये ध्यान रख रहे हैं 48 पद होते हैं। अगर ऑप्शन में 48 रहेगा तो आपको 48 ही मारना है, नहीं तो 45, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डाइट में एक प्राचार्य होते हैं और एक स्टेनो। क्या होते हैं? एक प्राचार्य होंगे और एक स्टेनो होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर प्राचार्य उपस्थित हैं तो जो उप प्राचार्य बनाए जाते हैं इनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर ये अनुपस्थित है या इनकी पोस्टिंग नहीं हुई है वहां पे, तो उप प्राचार्य प्राचार्य के पद को हैंडल करते हैं और उस पर काम करते हैं, लेकिन वो प्राचार्य पद पे नहीं गिने जाते। जो भी एकदम वरिष्ठ प्रवक्ता होंगे उनको ही उप प्राचार्य का कार्यभार दिया जाता है, ठीक है। तो आपको कितना ध्यान रखना है, पहले डाइट में कितने सदस्य? 48 सदस्य, ओके। एक प्राचार्य, एक स्टेनो पद। अब इसके बाद इसमें देखेंगे 17 वरिष्ठ प्रवक्ता होते हैं। कितने? 6 आपके वरिष्ठ प्रवक्ता होते हैं। जो मानक दिया गया है 6 वरिष्ठ प्रवक्ता और 17 प्रवक्ता होते हैं। अब देखिए 17 6 23, एक स्टेनो 24 और एक आपके प्राचार्य 25 हो गए। ये 25 जो है एकेडमिक होते हैं। इसके बाद आपके आएंगे लिपिक आएंगे, और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो आएंगे,
कई लोग आएंगे, ठीक है, सबको मिलाकर के 48 संख्या बताई गई है। ये अगर आप ध्यान ना रखना चाहें तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मेन ध्यान रखिएगा 48 सदस्य होते हैं प्राचार्य सहित। अब ध्यान क्या रखना वो ध्यान दीजिए। देखिए इसका पूरा नाम मैंने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक जिले में संभवतः होता है। इसके साथ साथ इसके कुल 8 विभाग होते हैं। कितने विभाग? 8 विभाग इसके होते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब कहीं कहीं आपको लिखता है कि 9 विभाग होते हैं, कहीं कहीं 7। देखिए डायट की आवश्यकताओं के अनुसार विभाग के टुकड़े या एक अलग इकाई बना दी जाती है, लेकिन मूल रूप से जो एनसीटीई ने कहा है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, उसके हिसाब से 8 ही विभाग होते हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसने कहा था 1986 में कि हमें एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए जहां पर टीचरों की ट्रेनिंग दी जा सके, और 1987 से डायट बनना प्रारंभ हो गए थे। तो डायट बनना प्रारंभ कब हुए थे? 87 में। और बात कब कही गई थी? 1986 में। किसने कहा था? हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्लियर, एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा था। अच्छा, 8 विभाग होते कौन कौन से हैं? अब देखिए, अब आपको यहां कंफ्यूजन है कि हम 8 विभाग याद कैसे करें, कैसे याद होगा? देखिए याद नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा, बट याद करने का आपको ट्रिक बताया। देखिए पटाख से आपको याद हो जाएगा, आपको भूलेगा भी नहीं। 8 विभाग आप कैसे याद करेंगे? देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के 8 विभाग आप कैसे याद करेंगे, ध्यान समझिए। पहला, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी कार्यशाला हो तो उसका कार्यानुभव विभाग तो होगा ही, या इसको आप कार्यालय से याद कर लीजिए। कार्यानुभव विभाग से तात्पर्य यह है ऐसा विभाग जहां पे अनुभवी लोग हो जो काम करे, होगा, सिंपल सी बात है। अब जरा आप बताइए डायट में होता क्या है? तो आप कहते हैं कि डायट में बच्चों की ट्रेनिंग होती है जो टीचर बनना चाहते हैं। तो सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग यही होगा, है कि नहीं? सेवा पूर्ण अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, सिंपल सी बात है। दूसरा, जो टीचर्स हो जाते हैं उनकी भी समय समय ट्रेनिंग होती है। हम आप अध्यापक हैं तो हम आप जानते होंगे, तो सेवारत तीसरा विभाग है, सेवारत शिक्षक या शिक्षकों का प्रशिक्षण विभाग, ठीक है, सेवारत शिक्षक का प्रशिक्षण विभाग। ओके, तीसरी प्रणाली हो गई। चौथा, डायट से संबंधित कई सारे कॉलेज होते हैं जहां पर बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। तो ये आ गया प्रौढ़, इसी में जुड़ा गया है प्रौढ़ो ऑब्लिक दूरस्थ शिक्षा विभाग, इसे कहते हैं दूरस्थ शिक्षा विभाग, या इसका एक और नाम है जिला साधन इकाई। क्या नाम है? जिला साधन इकाई, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्लियर हो रहा है, पहला कार्यानुभव हो गया, दूसरा वो शिक्षक जो शिक्षक बनने से पहले ट्रेनिंग करते हैं, जो शिक्षक हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, इससे संबंधित विभाग या कॉलेज जो ट्रेनिंग करवाते हैं। 3-4 हो गए। अब आगे देखिएगा, इसके बाद हम बात करें 5वां, एक प्रशासनिक विभाग होता है। प्रशासनिक विभाग क्या करता है? वहां के भाई जो भी नियम कानून है, जो भी रूल रेगुलेशन है, उसको वो कंट्रोल करता है। प्रशासनिक विभाग के बाद में एक आपका होता है पाठ्यक्रम निर्धारण विभाग। पाठ्यक्रम या इसी को डायट आप कह सकते हैं पुस्तकालय, क्या कह सकते हैं? पुस्तकालय विभाग। पाठ्यक्रम कहने का मतलब यह है पाठ्यक्रम संसाधन या विकास की सामग्री जो भी होती है उसमें कैसे डेवलपमेंट किया जाए, क्या कम ज्यादा किया जाए, ये एक विभाग होता है। 6 हो गए। अब 7वां, देखिए 7वां जो विभाग है वो शिक्षा तकनीकी है। शिक्षा तकनीकी विभाग, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हमें कैसे काम करना है, किस विभाग पे हमें जाना है और कहाँ हमें जैसे कंप्यूटर संबंधित जो भी चीजें होंगी वो ये विभाग देता है, शिक्षा तकनीकी विभाग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 8वां बचा। अब आप देख पा रहे हैं कि एक कमी लग रही है, क्या कि यार सब योजना कौन बनाएगा, कौन मैनेज करेगा? तो 8वां हमारा है योजना या इसी को नियोजन बोलते हैं, योजना एवं प्रबंधन विभाग। योजना एवं प्रबंधन विभाग, ये 8 विभाग डायट के पार्ट हैं। बताइए आपको याद हुआ नहीं हुआ? आंख बंद करिए। पहला विभाग जो काम करवाता है मेन कार्यानुभव, ओके,
फिर डाइट में होता क्या है, डाइट में ट्रेनिंग होती है किनकी, एक सेवा पूर्व जो शिक्षक नहीं है उनकी, एक जो शिक्षक हैं उनकी सेवारत, एक जो दूर वाले ट्रेनिंग कराते हैं दूरस्थ जिला संसाधन इकाई, 4 हो गए। फिर प्रशासनिक जो भाई नियम कानून बड़ा देखता है, 5 हो गया। छठा आपका पुस्तकालय वाला, 7वां आपका शिक्षा तकनीकी टेक्नोलॉजी वाला, और 8वां आपका लास्ट में नियोजन या योजना एवं प्रबंधन विभाग। ओके, ये आपका पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, डाइट के संबंध में कुछ चीजें और आप जान लीजिए, थोड़ी बहुत चीजें हैं। देखिए, डाइट के 50% जो भी कर्मचारी होते हैं उनको यहां पे आवास देने की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। दूसरा ये कि 6000 वर्ग फीट डाइट की जो बिल्डिंग होगी वो 6000 वर्ग फीट में बनी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे छात्रावास होना चाहिए, यानी कि हॉस्टल, डाइट पे छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए, और ये सब के सब कार्यरत होने चाहिए। तो ये हमें डाइट के बारे में जानना था, थोड़ा डिटेल में जानना था, मैंने आपको बता दिया क्योंकि जरूरी है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हर जिले में है। ठीक है, तो ये कौन सा विभाग हुआ, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। क्लियर, कितने हो गए, 1 2 3 4। अब हम नीचे का मिटाते हैं ताकि आपको आसानी रहे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए 4 विभाग हमने देख लिए, हम इसको अगर मिटाते हैं क्योंकि ना हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना। देखिए, अब आप देखते हैं हम 5वां विभाग। देखिए 5वां है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण संस्थान। अब आप कहेंगे किसका पर्यवेक्षण, जो भी आप कार्य करा रहे हैं, जो भी बच्चे पठन कर रहे हैं उसका पर्यवेक्षण और निरीक्षण दोनों होना चाहिए। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। पर्यवेक्षण का मतलब होता है, अगर इसको आप देखें तो ये 2 शब्दों से बना है, एक परि प्लस अवेक्षण, परि प्लस अवेक्षण, जिसका मतलब है सूक्ष्मता से चीजों का अवलोकन करना। जो भी पठन प्रक्रिया चल रही है उसका बिल्कुल ही सूक्ष्मता से अवलोकन करना और उसमें सुधार कराना, या सुपरविजन। देखिए जब भी आपके विद्यालय का सुपरविजन होता है तो आपको वो किसी प्रकार से डराए धमकाए नहीं आते, वो सिर्फ आते हैं कि देखिए सर मैडम यहाँ पर ये चीजें थोड़ा ठीक कर लीजिए आप, ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छे से हो पाए। अर्थात वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का अवलोकन करेंगे और उसमें सुधार की बात करेंगे। ये क्या हो गया, पर्यवेक्षण। निरीक्षण की बात करें, यहाँ पे जांच होता है, जो भी आपका कार्य होगा यहाँ पे जांच होगा, और जांच में भी शिक्षण कौशल, बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको, साथ साथ बच्चे क्या सीख रहे हैं उनकी गतिविधि को देखा जाएगा, उनके कार्य कौशल को देखा जाएगा, और सबको देखने के पश्चात उस पर टिप्पणी की जाएगी। पर्यवेक्षण में टिप्पणी नहीं की जाती, पर्यवेक्षण में केवल सुधार के लिए बातें कही जाती हैं। निरीक्षण में कहा जाता है कि इस चीज को सुधारिए अथवा कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है पर्यवेक्षण और निरीक्षण संस्थान में, या पर्यवेक्षण और निरीक्षण के भाग में। क्लियर हुआ, कौन सा भाग हुआ, ये हुआ हमारा 5वां भाग। अब हम बात करते हैं 6ठे भाग की। देखिए 6ठा भाग हमारा है, इसमें समितियां आती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि 6ठा भाग जो हमारा है वो समुदाय और विद्यालय की समितियां। देखिए बात को समझिएगा, समुदाय प्लस विद्यालय की समितियां, ये आपको क्लियर होगा क्योंकि जैसे बताएंगे ना आप पटापट कर लेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, पहला SMC, सब जानते हैं इसके बारे में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। इस समिति में ये ध्यान दीजिएगा 75% जो सदस्य होते हैं वो अभिभावक होते हैं। अभिभावक मतलब जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं के माता पिता होंगे, और इन 75% में से 50% महिलाओं का होना आवश्यक है। इनमें जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावकों में से कोई एक सदस्य होता है, महिला या पुरुष में। उसके साथ साथ आप जानते रहिएगा इसमें जो हेड टीचर होते हैं वो सचिव का काम करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन समिति, ये RTE 2009 के अनुसार आया था। इसमें धारा 21 में कहा गया है, RTE यानी कि जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है 2009, इसकी धारा 21 के अनुसार ये कहा गया है
कि प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, जिसमें बच्चों के अभिभावक सदस्य होंगे और उन्हीं सदस्यों में एक अध्यक्ष होगा और जो विद्यालय के कार्यों में सहयोग करेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति। आगे बात करें तो दूसरा जो होता है पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ। अभिभावक मीटिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभिभावक शिक्षक संघ, ये भी शिक्षा व्यवस्था पे काम करता है। तीसरा है एमटीए, माता मदर, मात्र शिक्षक संघ, मात्र शिक्षक संघ, ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट आपका है एक और चौथा वीटीए, ग्राम शिक्षा समिति या बीएसए, ग्राम स्कूल समिति, ग्राम स्कूल समिति। इसमें अध्यक्ष कौन होता है? इसमें अध्यक्ष होते हैं प्रधान, सचिव होते हैं स्कूल के एचएम यानी कि हेडमास्टर, और ये दोनों मिलकर के स्कूल की व्यवस्थाओं पे ध्यान देते हैं। जैसे भौतिक व्यवस्थाओं पे ध्यान देंगे प्रधान जी और शैक्षिक व्यवस्थाओं पे ध्यान देंगे हेडमास्टर जी, और इस प्रकार बच्चों का विकास ये अपना सुनिश्चित करते हैं। एक और इसमें दिया गया बाल संसद। देखिए, बाल संसद का प्रत्येक शनिवार को आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को, जैसे संसद में प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब होते हैं, वैसे ही बच्चों को एक एक पार्ट दिया जाता है और उनसे वो कार्य कराया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे में लोकतांत्रिक भावना का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ये ध्यान दीजिएगा, बच्चा लोकतंत्र को समझता है, साथ ही साथ अपने अधिकारों को समझता है और वोट की वैल्यू को समझता है। यही उद्देश्य है बाल संसद का। क्लियर? कितने संस्थान हमने पढ़ लिए? 6। अब एक बाकी रह गया है, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, सातवां है सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान या संगठन। देखिए, इसमें क्या है, मिड डे मील है, बच्चों को जो भोजन दिया जाता है ना, मिड डे मील, जैसे दोपहर उनको खाने के लिए मिड डे मील हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र बना दिए जाते हैं, इसके साथ साथ स्वच्छता समिति बना दी जाती है। तो कुछ छोटे मोटे जो केंद्र होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो सरकारी एवं गैर सरकारी समिति में। ओके, क्लियर हुआ? तो परामर्श हेतु इतने टॉपिक आप मिला लीजिएगा, पूरा एकदम सिलेबस वाइज साथ के साथों मैच करेंगे आपको, ताकि आपको जरा भी हेटेशन ना रहे। ठीक है, सिलेबस तो हम कवर करेंगे ही, सिलेबस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए। देखिए, आप कहीं से पढ़ें, किसी भी शिक्षक से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका एग्जाम होना चाहिए। फिर भी हम आपसे कहेंगे, अगर एक बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहीं और देखिए, आपको कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी पे, कि चीजें क्या हमको मिल रही हैं। इतिहास भूगोल पढ़ेंगे तो डायरेक्ट में ही 2 घंटा चला जाएगा, क्या मतलब है उसका? हमें तो उतना फोकस करना है जो हमारे एग्जाम में आए या जो एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है या जो टॉपिक है, वो टॉपिक है परामर्श एवं निर्देशन। परामर्श एवं निर्देशन का बाल अधिगम में महत्व, यानी कि बच्चों को सिखाने में इनका क्या महत्व होता है। देखिए, इसको लिखेंगे नहीं, इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए, पहला, अगर छोटे बच्चों की बात करें प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर, पहला, बच्चे में सहयोग की भावना को बढ़ाना। जब बच्चे को आप परामर्श देंगे, देखो बेटा ये चीजें मत करो, ये करो, दूसरों की सहायता करो, तो पहला, बच्चे में सहयोगात्मक विकास बहुत तीव्र गति से होगा। दूसरा, बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यह है, बच्चे का देखिए, बच्चे का बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था ध्यान देना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास, सभी पक्षों के विकास पे ध्यान देना। तीसरा ये है, उन्हें उच्च स्तर की कक्षा हेतु तैयार करना। उच्च स्तर की कक्षा हेतु उन्हें तैयार करना। उन्हें समायोजन सिखाना। समायोजन से तात्पर्य यह है कि बच्चे चीजों से घबराएं ना, उनके सामने कोई नई चीज आए तो उसको अच्छे से टैकल कर पाए और अपने आप को समाहित कर ले। अब यही अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात कही जाए, इसमें बच्चे को समस्या समाधान की चीजें सिखाई जाती हैं या समस्या समाधान हेतु उसे बनाया जाता है। उसके साथ साथ दैनिक जीवन में जो परेशानी आती है उससे बच्चे को निपटारा करने के लिए या
उससे कैसे समझना है, उससे कैसे निपटारा करना है, उसके लिए बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। अब आप कहेंगे पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है? पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब पाठ में अगर कुछ क्रियाएं दी गई हैं, जैसे खेल से संबंधित, प्रयोग से संबंधित, उसमें भी बच्चों को अब धीरे धीरे इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो बच्चे 6, 7, 8 के होते हैं वो समझ पाएंगे। सहयोग की भावना का विकास किया जाना। तो कुल मिला के ये है कि ये निर्देशन और परामर्श का उद्देश्य यही है कि बच्चा हर तरह से विकसित हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे कौशल हो, चाहे खेल में हो, हर क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़े। क्लियर? तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने समावेशी, परामर्श, निर्देशन सबको समाप्त कर दिया। अब हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हैं जिसको हम 2-3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम रिवीजन पे आएंगे। वीडियो पसंद, देखिए पूरा आपको हम टेस्ट भी कराएंगे, घबराइए नहीं। आज अभी 11 तारीख है, अभी हमारे पास समय बहुत है, हम पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छी चीज को कवर करेंगे। तो मिले